हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी तक कॉमर्स में टीजीटी या पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं ऑलरेडी 10 पार्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर नोट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिजनेस साइकिल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका बूम यानी कि उछाल, बी है आपका डिप्रेशन यानी कि अवसाद, तीसरा है आपका रिकवरी यानी कि समुत्थान और चौथा है आपका एसेलरेशन यानी कि गतिवर्धन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी एसिलरेशन यानी गतिवर्धन। ये कोई भी पार्ट नहीं होता बिजनेस साइकिल का, लेकिन आपका बूम, डिप्रेशन और रिकवरी ये सब आपके बिजनेस साइकिल के ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बिजनेस साइकिल के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए ये आपके बिजनेस साइकिल का ही फिगर है। इधर आपका जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इधर आपका टाइम है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में आपके एक्सपेंशन भी होता है। एक पोजीशन ऐसी भी आती है जब आपकी हाई ग्रोथ होने लगती है, पीक वाली पोजीशन आती है। ठीक है, एक आपका कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन आती है और एक आपकी ट्रफ की पोजीशन आती है। ठीक है, तो ये सब आपके बिजनेस साइकिल के पार्ट होते हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आपका बिजनेस साइकिल का पार्ट नहीं होता, इसीलिए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पर्सन पर, यानी कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रति स्क्वायर फुट होता है कि प्रति स्क्वायर मीटर होता है कि स्क्वायर इंच होता है कि स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पेसीज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेलिटी, यानी कि एक लोकेलिटी में, जोग्राफी के एक एरिया में हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, उस जोग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन कितनी है जो है इंडिविजुअल्स की, पर्सन्स की। ठीक है, वही क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी डेटा कैन बी यूज टू क्वांटिफाई डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन and to access relationship with ecosystem, human health and infrastructure। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से जो डेटा निकल के आता है वो हमारी हेल्प करता है या उसको हम यूज करते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और रिलेशनशिप एक्सेस करने के लिए इकोसिस्टम का, ह्यूमन हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पीपल अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो एक एरिया में कितने पीपल है उनसे जब हम डिवाइड कर देते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है उनसे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैल्थस पॉपुलेशन ग्रोस। तो मैल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो कैसे होती है, अर्थमेटिकली होती है कि ज्योमेट्रिकली होती है कि एट कांस्टेंट रेट पे होती है, स्थिर दर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो मल्थॉस ने पॉपुलेशन ग्रोथ की एक थ्योरी दी है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ज्योमेट्रिकली क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रो होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यानी कि ज्यामितिक रूप से ज्योमेट्रिकली ही पॉपुलेशन ग्रो करती है एज पर मल्थॉस थ्योरी। ठीक है, चलिए इनकी थ्योरी भी हम समझ लेते हैं। Malthus population growth theory. In his 1798 work, An Essay on the Principle of Population, Malthus examined the relationship between population growth and resources. तो उन्होंने population growth और resources के बीच में एक relationship बताया है। From this he developed the Malthusian theory of population growth. तो इन्होंने एक population theory जो है population growth की theory डेवलप की है, इन विच ही ब्रॉट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकली ही प्रोग्रेस करती है पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट के अकॉर्डिंग ही ये इंक्रीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया इज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है इस समय, तो बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि घट रहा है, या फिर स्थिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के रोल की इंडियन इकोनॉमी में, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि बढ़ना चाहिए लेकिन वो घट रहा है। तो आंसर हमारा 4 का बी हो जाएगा कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय। तो भारत में जनगणना की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके द्वारा जनगणना की जाती है। पहला ऑप्शन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी कि महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त द्वारा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि सेंसस कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में देखें तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ही जो है सेंसस किया जाता है हर 10 साल पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड, तीसरा है इनकम कैलकुलेशन मेथड, तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो मेथड्स होते हैं, तो वो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक आपका प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड होता है, दूसरा आपका इनकम कैलकुलेशन मेथड होता है, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड होता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं। चलिए फिगर से भी समझ लेते हैं। तो हमारे 3 तरह के मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। पहला आपका प्रोडक्ट मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड, तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी। तो आर्थिक विकास का उत्तम माप क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है। इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है पॉवर्टी रेशियो, यानी कि गरीबी अनुपात। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन रियल ग्रॉस नेशनल आउटपुट पर कैपिटल, यानी कि पर व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। और चौथा है आपका एसिलरेटेड इनकम फॉर्मेशन, यानी कि त्वरित पूंजी निर्माण। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करें, तो जो बेस्ट मेजर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो आपका होता है इंक्रीज इन रियल ग्रॉस नेशनल आउटपुट पर कैपिटल, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से ही हम बेस्ट डेवलपमेंट मेजर कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज द इट्स पर कैपिटल इनकम। तो जो उसकी पर कैपिटल इनकम होती है, उसी से हम उसका ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस इज, यानी कि पीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और चौथा है पर्पजिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर हम पीडीएस की का फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस क्या होता है आपका? बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। चलिए इसकी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। The public distribution system aims to distribute food and non-food items to people which are below poverty line। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं उनके लिए है ये सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि पीपल उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, सस्ते दामों पे उनको अनाज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। या फिर नॉन फूड आइटम्स भी जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। द करेंट फॉर्म ऑफ दिस स्कीम इज लॉन्च इन जून 1947। तो इसका जो करंट फॉर्म लॉन्च हुआ था वो 1947 में लॉन्च किया गया था। पीडीएस इज मेंटेन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में भी रखा है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका जीएस का है। तो पीडीएस क्या होता है? पीडीएस एक सरकारी स्कीम है जिसके जरिए देश के गरीब वर्ग के लोगों और उनके परिवारों तक कम कीमत पर राशन जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी व दाल आदि उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल से लिया जाता है, ठीक है। यही वजह है कि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार का काम होता है राशन को मुहैया करवाना, अनाज को खरीदना, उसका भंडारण, उसके परिवहन और अनाज के थोक आवंटन जैसे कार्य करना। वहीं राज्य सरकार का काम होता है केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए राशन को देश की गरीब जनता को वितरित करना। यानी कि दोनों के सहयोग से ही ये हो पाता है। जबकि राज्य सरकार विभिन्न राशन की दुकानों में यह सुनिश्चित करती है कि उनके जरिए गरीब परिवार को राशन हासिल हो सके। इसके साथ ही राज्य सरकार का काम होता है गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की पहचान करना, उनके लिए राशन कार्ड जारी करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालने का काम भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। चलिए फिगर से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंट्रोल में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है रेवेन्यू डेफिसिट से। तो या तो क्वेश्चन में यहाँ आंसर दे दिया गया है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हमेशा ग्रेटर देन होता है रेवेन्यू डेफिसिट से, यानी कि आगम घाटे की अपेक्षा सकल राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या अंतर होता है। Revenue deficit is the gap between the government revenue expenditure and total revenue received from both tax and non-tax sources। तो revenue deficit का मतलब क्या होता है कि टोटल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से जब हम माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू रिसीव जो कैश और नॉन कैश टैक्स सोर्सेज से हमें मिली हुई है, तो वही आपका क्या कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर इट्स अर्निंग। और फिजिकल डेफिसिट जब जस्ट उसका अपोजिट होता है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से उसकी अर्निंग ज्यादा होती है तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू डेफिसिट का। और इसका क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्पेशलिटी ऑफ विच सेक्टर। यानी कि छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र की विशेषता है? तो चार ऑप्शन दिया है। पहला आपका इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, दूसरा ट्रेड यानी कि व्यापार, तीसरा आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और चौथा है आपका ट्रैफिक यानी कि यातायात। तो अगर हम बात करें तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी बेरोजगारी आपकी एग्रीकल्चर की विशेषता है, यानी कि कृषि की विशेषता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, can refer to any segment of population not employed at full capacity but it is often not counted in official unemployment statistics within the national economy।
यानी कि ऐसे लोग जो पूरी तरीके से अपना काम अपना एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से जॉब कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनको स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट के डेट में ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड दोज वर्किंग वेल बिलो देयर कैपेबिलिटीज, दोज हु पोजीशंस प्रोवाइड लिटिल ओवरऑल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितनी प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए ओवरऑल उनसे उतनी नहीं मिल रही है, or any group that is not currently looking for work but is able to perform work of value. Another way to think about disguised unemployment is to say that people are employed but not in a very efficient way. यानी कि लोग एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन इफिशियंट तरीके से एम्प्लॉयड नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रपोजल वॉज प्रेजेंटेड, यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1947, 1948, 1949, 1950। तो अगर हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रपोजल की बात करें तो ये आपका 1948 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो प्रपोजल था वो 1948 में आया था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मनी इज वॉट मनी डज, हु सेड दिस, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन है, वॉल्कर, रॉबर्टसन, रोथर एंड पॉवल इंजिन। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो F.W. वॉल्कर ही ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि मनी इज वॉट मनी डज, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये F.W. वॉल्कर ने कहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वॉल्कर ने और क्या क्या कहा था। मनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, तो उनके हिसाब से मनी क्या है, एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी खोज है मैनकाइंड के लिए। अकॉर्डिंग टू वॉल्कर, मनी इज व्हाट मनी डज। इन अ वाइडर सेंस, मनी इंक्लूड्स ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेपर, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट्स। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो मनी में सब कुछ आ जाता है, आपका एक्सचेंज करना, सच एज गोल्ड भी आ जाता है, सिल्वर भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, सोना चांदी, ठीक है, चेक्स वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। तो मनी इज द गुड दैट एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। तो इनके हिसाब से मनी क्या है, एक तरह का गुड्स होता है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के। क्लासिकली इट इज सेड दैट मनी एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, तो मनी को हम एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट क्लासीफाई करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर स्टोर की वैल्यू, या फिर एक मीडियम होता है एक्सचेंज का। तो ये सब किसने कहा था, वॉल्कर ने कहा था। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। चलिए अब आज का थॉट देख लेते हैं। तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने कहा है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सही कहा है महात्मा गांधी जी ने कि हम जो सोचते हैं ना वही हम हो जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम आगे चल के ये एग्जाम पास कर लेंगे तो डेफिनेटली हम उसके लिए वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम पहले से ये मान बैठेंगे कि कंपटीशन बहुत है, वैकेंसीज बहुत कम है और हम अपने एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो कोई लाख कोशिश कर ले आपको वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि वैकेंसी कितनी है, ये मैटर नहीं करता कि आगे क्या होगा, बस हमको अपने आज पे ध्यान देना है, आज मेहनत करनी है, तो कल डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा ही। तो अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो यानी कि जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।